अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जब से सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की बाहमी मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी सरगर्मियां हैं सियासी जमातों की, उनमें तेज़ी आती जा रही है। जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते जो है वो कर रही है, बहाल करी है। बिलखुसूस सिंध पर फोकस दिखाई देती है। हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों पुरानी ही बात है कि बशीर मेमन साहब, जिनको अब पार्टी का सिंध का सदर भी नामजद कर दिया गया है, उन्होंने GDA के सरबराह से पहले राब्ता किया, फिर मुलाकात की, उसके बाद इलेक्शंस में एक दूसरे के साथ ताउन करने पर इत्तफाक भी हुआ। वहीं हम देख रहे हैं कि आज MQM के आला सतह वफ्द की मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत के साथ लाहौर में, और यही खबर सामने आ रही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, दोनों जमातें वो मिलकर कंटेस्ट करेंगी। गो के अयाज सादिक साहब की एक स्टेटमेंट कि हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ, इत्तेहाद जो है इलेक्शन के बाद ही होगा, जो भी होगा, उसने कुछ डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं। तो क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात वाज़ेह होती चली जा रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पर पेश करना चाह रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर। तो ये मामला कहां पर जाएगा? PMLN तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के रवाबित बहाल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक सोलो फ्लाइट करती हुई नजर आ रही है। ये जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां पे सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, वहीं पर वो ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि उनको अगला वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहा कि लाहौर से होगा। जरदारी साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। अब इन दोनों सियासी जमातों की आपस का तो जो मामला चल रहा है, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि इस बात का इंदिया दिया गया है कि उनसे भी राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन दी अदर हैंड पूरे मुल्क से वो भी कह रहे हैं कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, उसका उन्होंने भी ऐलान किया। तो ये सारी सूरत हाल कहाँ जा रही है, मुल्क का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कैसा होगा, यही जानने के लिए दो बहुत ही सीनियर तज्जियाकार और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। साथ ही येट अनदर वेरी सीनियर नेम नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी आपके वक्त के लिए। मैं नज़ीर लगारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। अगर थोड़ा सा पहले अपडेट आपके पास जो आपकी ज़राए से इन्फॉर्मेशन है, आज जो मुलाकात हुई MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, क्या इलेक्टोरल इत्तेहाद के ऊपर इत्तफाक हो गया? थोड़ा सा एक तो ये कह दीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस मुलाकात को अदरवाइज कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासी मुलाकातें होती रहनी चाहिए, लोगों के सियासी लोगों के रवाबित भी होते रहने चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सियासी लोगों के राब्ते हों तो हम उस पर सवालात खड़े करें या हम कहें कि ये मुनासिब है या मुनासिब नहीं है। लोगों के राब्ते होते हैं, लोगों का नुक्ता नज़र होता है, अपने अपने नुक्ता नज़र के साथ लोग एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी करते हैं, बात भी करते हैं, इंतखाबात पर बात होती है, सियासी अमल पर बात होती है। लेकिन वो ये कि ये इसका फैसला इंतखाबात का होगा या इंतखाबात पर असरअंदाज होगा, ये बात बहुत आगे की है, अभी नहीं है अंदाज़ा। हम नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होगी, MQM कहाँ खड़ी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और उनकी क्या क्या सब बंदियाँ होंगी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर ये सवाल हो कि कौन किसके साथ मिलेगा तो क्या नतीजा हासिल होगा, हम फिर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, कोई बात। चलिए, वो MQM के हवाले से तो आपने कहा कि कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो कम से कम इस इलेक्शन के अंदर एट ऑड्स ही दिखाई देते हैं। आपको या कोई इम्कान लगता है, आप समझते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, यहाँ पर भी कोई मामलात जो बेहतर की तरफ इन दोनों जमातों के आपस में जा सकते हैं? एक तो यह कि दोनों जमातें हमेशा एक दूसरे के मुखालफत में सफारा रही हैं। हाँ। इनकी मुखालफत का आगाज होता है 1988 के इलेक्शन से। 1988 का इलेक्शन, फिर 1990 का इलेक्शन, फिर 1993 का इलेक्शन, फिर 1997 का इलेक्शन, फिर उसके बाद जो है 2002 का इलेक्शन और 2008 का, 2013 का, 2018 का, ये एक दूसरे के खिलाफ ही रही हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रही हैं। कहीं कहीं इनके एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जरूर रही है। जब नवाज शरीफ बाइकाट करने जा रहे थे 2008 का, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और फिर आसिफ अली ज़रदारी ने, दोनों ने मना किया था कि आप बाइकाट ना करें, सियासी अमल में खलाफ पैदा ना करें, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और ये तो जरूर हुआ था, मुलाकातें भी हुई थी और एक दूसरे की खैर खाही भी होती थी। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बदल चुकी है। बदल इसलिए चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी पोजीशन तब्दील कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में वो एक निशाना बनाए गए थे एक लाडले को लाने के लिए, अब खुद लाडले बन गए हैं किसी और का निशाना बनाने के लिए, और ये सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। और जिस तरह से वो लाडला जो है उसको उसका नैरेटिव बहुत मजबूती से साथ उसके साथ जमा खड़ा है, तो हम समझते हैं कि ये
ये एक मुश्किल खेल होगा नवाज शरीफ के लिए। सर, आपने कहा कि आप खुद लाडले बन गए सिस्टम के। मैं इस इशू पर आती हूँ, पहले थोड़ा मीर साहब को ये जो आज की मुलाकात है इसमें शामिल कर लूँ। सर, किस तरीके से मुलाकात को देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को प्लेस करना चाह रही है सिंध के अंदर और एज ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट टू पीपल्स पार्टी प्लेस करना चाह रही है। जीडीए के बाद अब एमक्यूएम के साथ ये मामला, आपको लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है? देखिए, एक जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी सिंध में, इतनी हो गई थी कि मुमताज भुट्टो को भी उन्होंने सदारत की दावत दी थी। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि तमाम कौम परस्त मैं रिपीट करके कहता हूँ, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए थे। बल्कि एक बार तो एक कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, तो मुझे याद है कि वो उसमें शरीक हुआ, तो बाहर निकलते मैंने शाह महमूद कुरैशी कहता हूँ, शाह मोहम्मद शाह से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? सारे कौम परस्त, सारे कम्युनिस्ट, सारे इस तरह के लोग लेफ्ट के थे, वो सारे के सारे आज नवाज लीग के साथ शामिल होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? उसने हंसते हुए कहा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो फैसला हुआ था कि सारा लेफ्ट जो है, ये सारे कम्युनिस्ट जो हैं, सारे कौम परस्त जो हैं, ये मुस्लिम लीग में जाएंगे। और उस पर अमल दरामद आज 50 साल के बाद हो रहा है। ये तो उन्होंने मजाक में बात की थी, लेकिन सचमुच इतना जोर पैदा हो गया था मुस्लिम लीग का। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्यों कंसीड किया? पीपल्स पार्टी की खातिर किया या किस खातिर किया? उसने फिर सिंध से अपने आप को विड्रॉ किया। अब गालिबन वो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना फुटहोल्ड रखना चाहती है, कायम करना चाहती है। वो साउथ पंजाब की कुछ सीटें चाहती थी जो अब चली गई इस्तेहकाम पार्टी को, वो कुछ नवाज शरीफ की सीटों पे कुछ अपना असर चाहती थी, वो नहीं मिल रहा। तो ये अब शो करना चाहते हैं कि सिंध में उनका कुछ असर हो। उसके 2-3 मैट्रिक दें। एक मैट्रिक तो पुराना है जो पीपल्स पार्टी के 12 साल पहले बरसरदार आने से पहले इस्तेमाल होता था, कि हमारी एजेंसियां जो थी वो करती थी कि कराची से एमक्यूएम के मुखालफों को लिया और सिंध से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक हुकूमत बना ली, न सिंध से पीपल्स पार्टी के मुखालफों को लिया और कराची में एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। फिर बाद में ये पैटर्न चेंज हो गया, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का एक तरह से इत्तेहादी कायम हो गया था, मुखालफत के बावजूद भी चलता रहा था। एक तो पैटर्न ये हो सकता है। एक पैटर्न ये हो सकता है कि जो मौजूदा सूरत हाल में है कि जरदारी साहब चूँकि कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि वो लाडले हो गए हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि वो करीब हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट करीब हो रहे हैं, हमें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पंजाब में मैं इनको कर रहे हैं, मैं पंजाब में मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। वो कहता है चलो आओ फिर मुकाबला करते हैं, अगर तुम हम पे दबाव डालते हो हम तुम पे दबाव डालते हैं। और दबाव डालने का एक तरीका यही है कि वो सब जमातें जो कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हैं उनके साथ इत्तेहाद कर दिया जाए, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई भी शामिल। पीटीआई के बारे में रिजर्वेशन सभी की होगी की। अच्छा सर, जनूबी पंजाब के अंदर आपको लगता है आईपीपी के साथ भी कोई ऐसा मामला फिर कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कराची में पीटीआई तो आपको एग्जिस्ट ही नहीं करती ना उस तरह से, उसकी जितनी थी वो तौबा तायब हो चुकी है। अब तो कोई नई पीटीआई ढूंढना पड़ेगी, नई पीटीआई बनाना पड़ेगी, नई पीटीआई सामने आएगी। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि जो लोग तायब होकर आराम से बैठे हुए घरों को सियासत से भी तायब हो चुके हैं, पीटीआई से हो चुके हैं, इसलिए पीटीआई शायद उतना बड़ा मसला नहीं है अब सिंध में। अब दूसरी जमातें मसला एमक्यूएम को दोबारा री अमर्ज किया जा रहा है। मैं लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किया जा रहा है। पहले उसको खड़ा किया गया, फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसको री अमर्ज किया गया, फिर उसको ऐसी तैसी की गई एक वाक़या की आड़ में लेकर, और फिर दोबारा उनको हिस्सों में घटाने के बाद अब इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कोई नई जोड़ तोड़ का ये जो अमल है ये एक इलेक्शन से पहले होता रहता है, हुआ करता है। और इसके नताइज क्या निकलेंगे? हो सकता है कि ये ख्वाहिश हो कि कोई हंग पार्लियामेंट बन जाए, हो सकता है ये ख्वाहिश हो कि पीपल्स पार्टी सिंध में उतनी ताकतवर न हो कि वो ये जो आपने कहा ना कि हंग पार्लियामेंट बन जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर नज़ीर लगारी साहब, पीएमएलएन लग रहा है कि कोई इलेक्टोरल अलायंसेज हैं या पोस्ट इलेक्शन अलायंसेज हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है उस एंड के ऊपर। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है। सोलो फ्लाइट की तैयारी है, अभी तक कोई इस तरह की मुलाकातों के सिलसिले का आगाज नहीं है, बल्कि पीएमएलएन को तो अभी तक ललकार ही रहे हैं। वो कहते हैं जी आपको हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। आपको ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्यों लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, एक तो सिंध की हद तक तो मैं एक हल्के के ऊपर बात कर सकता हूँ, यानी जो शुरू होता है सिंध का पहला हल्का, वहां से लेकर आखिरी हल्का जो कराची में घोटकी से लेकर कराची तक, मैं एक हल्के के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ कौन कौन कहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, कौन कौन कहाँ से जीत सकता है।
और किसके जीतने के ज्यादा इम्कान है, कि खानदान के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके पस मंजर के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनकी सियासी तारीख के बारे में 50 साल मेरे सामने जो 50 साल से ज्यादा अरसे से हो रही है, मैं जानता हूँ। कौम परस्तों को मैं जानता हूँ ज्यादातर, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कौम परस्तों और कम्युनिस्टों को भी मैं जानता हूँ, और कम्युनिस्टों और कौम परस्तों के जो डांडे इधर उधर मिले होते हैं उनको भी मैं जानता हूं कि कहां से उनका फीडबैक होता है, कहां उनकी पुष्टपनाई होती है, कहां उनके ऊपर दबाव पड़ता है, ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध भर के किसी भी हलके में ठट्ठा से बल्दी अपना घोटकी से लेकर ठट्ठा तक और दादू तक यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कराची के हद तक वो गेन करने जा रही है, लूज करने नहीं जा रही है। अच्छा। और कराची के अंदर जो है अभी जो कल के इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन कल या परसों हुए, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने ऐसे इलाके से, सदर के इलाके से 5000 वोट लिए हैं, जहां से जमात इस्लामी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग के और पीटीआई के उम्मीदवारों ने 1000 से या 1000 से एक कुछ ज्यादा और कुछ कम लिए हैं, सैकड़ों में वोट लिए हैं इन जमातों ने, जो वहां पर बड़ी नुमाइंदा समझी जाती थी या जिनको बड़ी नुमाइंदा जमातें बनाया गया था। 70 के इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी मैं बात यह करना चाहूंगा कि जमात इस्लामी को एक सीट मिली थी 70 के इलेक्शन में, सूबाई असेंबली में एक सीट इफ्तिखार अहमद की। पीपल्स पार्टी के पास 9 सीटें थी, नाजमाबाद पीपल्स पार्टी के पास था, सोल्जर बाजार पीपल्स पार्टी के पास था, बल्दिया टाउन पीपल्स पार्टी के पास था, पटेल पाड़े का इलाका और उसके अलावा गार्डन ईस्ट का इलाका पीपल्स पार्टी के पास था, सदर बंस रोड का इलाका पीपल्स पार्टी के पास था, कराची शहर का कुरंगी और लांडी का इलाका पीपल्स पार्टी के साथ था, मरीर का इलाका पीपल्स पार्टी के साथ था। पूरे के पूरे इलाके यहाँ से 9 सीटें जीती थी और तमाम अरकान के मैं नाम आपको बता सकता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग सिंध में बहुत अच्छी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है? ग्राउंड पर मैं शहरी इलाका बता रहा हूँ आपको, कराची बता रहा हूँ मैं, ये कराची का इलेक्शन बता रहा हूँ कि कराची को पीपल्स पार्टी ने सिंगल मेजॉरिटी पार्टी साबित हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि पीपल्स पार्टी को कराची में नहीं आने देना है, तो फिर उस तरह से किया गया, वो फैसला भी हुआ, उस पर अमल भी हुआ। जब मेयर अब्दुल सत्तार अपना अफगानी वोट काट कर उनको कैंसिल करके उनको जितवाया गया था, वो हार चुके थे, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार हार चुके थे। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते से गुफ्तगू को व्यूअर्स आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आने वाले इंतखाबात, उनकी तैयारियां, इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है उसके हवाले से हम बात करें। सजाद मीर साहब, अभी नज़ीर लगाई साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ पहले जो लाडलेपन के खिलाफ थे अब वो खुद लाडले बनकर आए हैं। ये वो एक इल्ज़ाम है जो हर तरफ से नवाज शरीफ पर लगाया जा रहा है जिस वक्त से वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यही शिकायत है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बादशाह हैं जिनके सामने हर कोई झुकेगा। ये तासुर, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अच्छा, मैं इस बात पे तो बाद में गुफ्तगू करता हूँ। पहले जो मेरे प्यारे भाई नज़ीर लगारी ने तज़किया किया है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त तज़किया नहीं है कि 70 में सिर्फ सूबाई असेंबली में 1 सीट थी। दुरुस्त है ये बात, तो 1 सीट थी, लेकिन कौमी असेंबली में 3 सीटें जमात इस्लामी की थी, 2 सीटें जेडीपी की थी और 2 सीटें बड़ी बात सुन लीजिए, 2 सीटें पैराफेरी की, अब्दुल हफीज इसादा की और अब्दुल सत्तार गबोल की जो थी पैराफेरी की, मेन कराची की नहीं, वो पीपल्स पार्टी के पास थी। 77 में यही सूरत हाल थी कि 11 सीटों में से 9 पीएनए ने जीती थी, नाम भी गिनवा दूंगा कहेंगे तो, हत्ता के बाहर से आए लोग असर खान भी जीत गए थे, शेबा मजारी भी वहां से जीते थे, और सिर्फ 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने एज यूजुअल जीती थी और वो भी पैराफेरी की। ये सूरत हाल थी, कराची कभी पीपल्स पार्टी गढ़, लेकिन ये बहस नहीं है। बहस ये है कि जब पीपल्स पार्टी की ताकत थी सिंध के अंदर, तब बड़े बड़े लोग जिनके हारने की कोई तवक्को नहीं की जाती थी वो भी हार गए थे। और ये बात यह है कि 70 के इलेक्शन में पूरे सिंध में सूबाई असेंबली में 60 नशिस्तें थी, 60 में से पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 28 नशिस्तें थी, 32 नशिस्तें मुखालफों के पास थी, 28 नशिस्तों में भी ज्यादा नशिस्तें वडेरों की थी। खालिस पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोग कम थे। इस किस्म की बहस में हम नहीं उलझे। असल मसला ये है कि इस वक्त आप कहते हैं कौन लाडला है, कौन लाडला नहीं है, मुझे अब भी नहीं पता कौन लाडला है। हो सकता है नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में पीटीआई को तोड़ किया जाए और फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो हुकूमत बने वो किसी और की बने, या अगर नवाज शरीफ की नहीं बनती तो नवाज शरीफ की पार्टी किसी बंदे की बने। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे बनेगी। सिर्फ सिंध की सीटों पे बन जाएगी। बाप उनसे टूट गया है और ये निशानी हुआ करता है किसी
जब मुस्लिम लीग से बलूचिस्तान के उनकी जो पार्टी थी वो तितर बितर हुई थी, तो वो गोया हार गए थे। ये एक निशानी हुआ करता है। इस किस्म के तजिए नहीं चला करते। और आजकल आप वाह करें, लेकिन सर जो पीपल्स पार्टी की आप बात करें, हुकूमत कैसे बनेगी? जनूबी पंजाब में अगर आईपीपी से इत्तेहाद कर लेते हैं, केपीके में कुछ एएनपी के साथ मामला कर लेते हैं, तो इस तरह का जोड़ तोड़, आपको पता है जरदारी साहब खासे माहिर हैं, तो हुकूमत तो फिर बना सकते हैं अगर सिंध में पोजीशन अच्छी है, जैसे लगारी साहब कह रहे हैं। जरदारी साहब माहिर नहीं है। जरदारी साहब किसी के बेहाथ पे काम करते हैं। जिंदगी में एक बार उन्होंने कहा था कि 3 साल के लिए जो आते हैं वो ये करते हैं, मैं इनसे ईंट बचा दूंगा। मुल्क से बाहर चले गए थे और आने के बाद उनका आखिरी बयान यही है कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं ले सकता। जरदारी साहब जिस तरह फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसका एक तरीकाकार है, लेकिन इस पे बहस हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये इल्जाम तो इस मुल्क के हर सियासतदान पर है, साबित है। अब तो मुंह से बहुत से उन्हें एतराफ भी कर लिया कि हमने किसी के बिहाफ पे क्या किया और क्या नहीं किया, तो खाली जरदारी साहब पर क्यों? यही इल्जाम आज नवाज शरीफ साहब पर भी है कि अब वो किसी के बिहाफ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। बात यह है कि सियासतदान जिस तरह सियासत की खेल इस मुल्क में खेलते हैं, इसमें किसी को डिफेंड नहीं कर सकता मैं, हत्ता कि किसी इदारे को डिफेंड नहीं कर सकता मैं। कोई कहना कि पार्लियामेंट को डिफेंड करे, कोई कहना कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करो, कोई कहना हमारी जुडिशरी को डिफेंड करो, कुछ भी आप कहें, मैं डिफेंड करने को तैयार नहीं हूं इस वक्त। इस वक्त मेरे मुल्क की सूरत ऐसी है, मुझे दहशतगर्दी से खतरा है। मईशत का खतरा था, बहुत सख्त खतरा था, अब दहशतगर्दी से खतरा है। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए, हमने ना बढ़ाए, दुश्मन ने बढ़ा दिए, तो मुझे कहाँ इलेक्शन आप कराएंगे, कैसे इलेक्शन कराएंगे? अल्लाह करे कि हम इस मरहले से गुजर जाएं और फिर जो भी आए उसको वेलकम करें। और कम से कम इस बात का एतमाद, ये कम से कम जमातों में इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि इलेक्शन के जो नताज भी निकलेंगे सब कबूल करेंगे। सर ये तो देखे ना, इलेक्शन शफाफ होंगे नहीं होंगे, ये अब हर पॉलिटिकल पार्टी की इसके ऊपर क्या वो होगी, आउटलुक होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नज़ीर लगारी साहब, आपने कहा लाडले बनकर आए हैं नवाज शरीफ, जो मैंने अभी एतजाज साहब की स्टेटमेंट कोट की, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नवाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो ताहयात नाअहल हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स भी इस मुल्क में इस वक्त ये राय रखते हैं कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन को 5 साल पर लिमिट किया गया है, तो वो अब डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब अगर किसी किस्म की कोई रियायत इस मामले के अंदर भी मिलती है, तो क्या ये जो तासुर है ये मजीद तकवीत इख्तियार करेगा कि वो लाडले हैं, उन्हीं के लिए मामला को सेटल किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा है और ऐसा ही किया जा रहा है। मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और रिव्यू को 2 आदमियों के लिए हो चुका है ना, एक मियां नवाज शरीफ के लिए कि ताहयात नाअहली है और इसका रिव्यू भी रिजेक्ट हो चुका है। इसी तरह से जहांगीर तरीन का मेरे सामने, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के कोड नंबर 1 में मौजूद था जब ये 7 फैसले हुए हैं। क्या जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली को जो सुप्रीम कोर्ट ने की, क्या इसको कोई और फोरम है पाकिस्तान में? मैंने एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोड नंबर 1 में मैंने दरखास्त की थी उनसे, क्या कोई और बिल्डिंग है? एक और मामला था कि क्या और बिल्डिंग है जो इस बिल्डिंग से जो लोग जो हैं वो कंडेम होने के बाद जा सकें। यही एक बिल्डिंग है, यही एक कोर्ट रूम है जो आखिरी कोर्ट रूम है। हम यहाँ से कंडेम होने के बाद लोग कहाँ जाएंगे? तो वो और मामला था। लेकिन इस मामले मेरे सामने हुए हैं ना, मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं, ताहयात नाअहल हो चुके हैं, जहांगीर तरीन नाअहल हो चुके हैं, ताहयात नाअहल हो चुके हैं, और अभी फैसला भी आ चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। जो फैसले होंगे अपील के, राइट जो होंगे, मुअस्सर व माजी नहीं होंगे। अब ये भी फैसला हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? ये माजी में जो नाअहल हो चुके हैं वो नाअहल हो चुके हैं, ये फैसला आ चुका है, अभी आया है। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी तो की गई है ना, अभी हाल ही में की गई है। उसके बावजूद फैसला आ चुका है ना, उसके बावजूद ये फैसला उसके बाद आया है ना। उस इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये फैसला आया है कि अगर आप अपील में जाते हैं किसी मामले की, तो वो मुअस्सर व माजी नहीं होगा, वो आगे के लिए होगा। हो सकता है आगे इमरान खान नाअहल हो जाएं और फिर उनकी नाअहली को दोबारा रिवर्ट किया जाए और उसके लिए कोई अपील का रास्ता निकले, लेकिन इन दो के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं ना। ये दरवाजे बंद दरवाजे खोलेंगे, हमें लगता है कि खोले जाएंगे, हमें लगता है कि वो आ जाएंगे, हमें लगता है कि उनको लड़ने दिया जाएगा, हमें लगता है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से, इंतहाई माजरत से, माफी मांगते हुए, अपने हाथ जोड़कर आपके सामने माफी मांगते
ये वो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाएगा और इनको वो लेवल प्लेइंग इनके लिए बनाई जाएगी, किसी और के लिए बनेगा। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको पता है सर हर जगह पे बात है, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं सजाद साहब से इस पे कमेंट ले लूं। मीर साहब, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान साहब ने से उनकी गुफ्तगू हुई है, खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को आदत है वो हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं और इस दफा उनकी कोशिश ये है कि हमारी टीम तो बिल्कुल मैदान में ना उतरे, खेले ही ना। इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने अपील भी की है चीफ जस्टिस से भी और ईसीपीसीबी के लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें मैसर होनी चाहिए। वो कहते हैं जी हमें तो ना कन्वेंशन करने दिए जा रहे हैं, ना जलसे करने दिए जा रहे हैं, सारा कुछ इनके लिए बनाया जा रहा है। आपको पीटीआई इलेक्शन में नजर आती है पीटीआई को और इमरान खान साहब का ये जो एक इल्जाम है, इसको कैसे देखते हैं? असल बात यह है कि पंजाब में और इस खित्ते में सूरत जो पैदा हो रही है वो पीटीआई के रेफरेंस से है। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। सिंध में कह रही है पीपल्स पार्टी का हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। हाँ। और समझ जब पीटीआई की तो समझ आ रही है हमें, हाँ। हमें पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। हाँ। ये सारी बातें आप छोड़ दें, आप इस बात की तरफ तवज्जो दें और इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें कि इलेक्शन स्मूथली इस मुल्क में हो जाए। स्मूथली का मतलब मेरे कहने का ये है कि खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत पैदा ना हो जाए कि इलेक्शन खून खराबे की नजर हो जाए। और इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में होना कम से कम इस मरहले का तय होना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि इवन प्लेइंग फील्ड जो देगा वो किसी और के लिए क्यों देगा? इस फिक्र को मेरा यही रहने दीजिएगा। इससे अगली मैं तशरीह करूंगा तो वो गालिबन खतरनाक हो जाएगी, वो काबिल कबूल नहीं होती मीडिया पर उस चीज का बयान करने पर। सर माजी में तो हमने एक जमात के बारे में सुना, चले वही आपने कहा छोड़ देते हैं उस बात को वहीं पर। माजी में तो एक जमात थी सर जो बार बार कहती थी धांधली हुई और फिर धरने हुए और जो कुछ हुआ हम सबके सामने। अब तो हर दूसरी जमात को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन को आपने जो शुरू में कहा कि एक्सेप्ट करना चाहिए सारी जमातों को, आपको होता हुआ नजर आ रहा है? जी मुझे नजर नहीं आ रहा जी, मुझे नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन ना हो तो बहुत खराबी है, इलेक्शन हो जाए तो भी खासी खराबी रहेगी। और ये बात सीधी बात ये है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड अगर पीटीआई के हवाले से कहा जाए तो पीटीआई को भी मिलना चाहिए, हर सूरत मिलना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा हक होना चाहिए, लेकिन 9 मई का फैसला होना चाहिए हर सूरत। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब इसी पे ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे, जो नताइज जाएंगे सभी सियासी जमातें उनको कबूल कर लेंगी या फिर मुल्क में दोबारा कोई केओस देख रहे हैं आप? लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है कि जो मीर साहब कह रहे हैं मैं इंडोर्स करता हूँ। 9 मई के फैसले भी कर लिए जाएं और 9 मई करने वालों को भी उनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ लाडलों के लिए मैदान ना हमवार किया जाए। एक लाडला या दूसरा लाडला, पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन में शिरकत की इजाजत होनी चाहिए और उनके इलेक्शन को चोरी नहीं किया जाना चाहिए। ये है सबसे बड़ा मसला। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त के लिए। सजाद मीर साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोशिश की हमने कि जिस वक्त मुल्क में सूरत हाल है उसका एक ओवरऑल एक राउंड अप प्रोग्राम में आज शामिल किया जाए। 2 सीनियर तजज़ियाकारों के साथ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान की जो बीमार मईशत है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान की मईशत IMF की मरहून मिन्नत है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के IMF से कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला जारी है। मजमूई जो इक़्तिसादी कारकर्दगी है पाकिस्तान की उस पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन फिर कुछ नए मुतालबात कह लीजिए, शराइत कह लीजिए, IMF की तरफ से ऐसा लग रहा है कि सर उठा रहे हैं। ट्यूबवेल्स के ऊपर सब्सिडीज़ के खात्मे की अगर हम बात करें, जो डॉलर और रुपये का जो मामला रहा, जिस तरीके से उसकी कदर में इजाफा हम देख रहे थे कि होता चला गया रुपए की, वो किस तरह हुआ उसकी रिपोर्ट भी जो है तलब की गई। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान की, उनके नुकसानात के ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए जिस पे ये कहा गया कि नहीं हमें बिल्कुल रिसेंट तक सारी अपडेटेड रिपोर्ट दरकार है। ज़राए के मुताबिक शायद ये कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि दिसंबर तक जो है वो रिपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। तो क्या IMF के साथ के जो मामला है ये ईजिली सेल थ्रू हो जाएगा? गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। बहुत से एक्सपर्ट्स का भी ये ख्याल है कि अच्छे माहौल में जो अभी तक के मुज़ाकरात और मीटिंग्स हुई हैं वो हुई हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे, कुछ और भी इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। माहिर मईशत हैं डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो यही IMF की जो अभी इस वक्त मुज़ाकरात हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये जो अगली किस्त का मामला है ये स्मूथली ईजिली हम मैनेज कर सकेंगे? देखिए अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और इट सीम्स के IMF जो है वो
जो इक़दाम किए गए हैं सो फार उनसे वो उनको इत्मीनान है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें और करने की ज़रूरत है, तो वो एक डायनामिक चीज़ है कि जो खसारे हैं उनको टोटली कंट्रोल में करने के लिए आपको कम से कम मालियाती खसारे को और कम कर पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये जो बातें आप कर रहे थे कि एडिशनल टैक्स जनरेशन करनी है जी। और मेरे ख्याल में आपको जो अभी तक हम जिस चीज़ से कतरा रहे हैं वो है कि हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। और अखराजात क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से खसारे और बढ़ रहे हैं, तो हमें एक कम से कम 1 साल के लिए हमें अपने तरक्याती प्रोग्राम को काटना पड़ेगा, बड़े ज़्यादा मिकदार में काटना पड़ेगा ताकि ये खसारा काबू में आए। और IMF का आपको पता है ना, मेन मकसद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वो खसारों को कम किए बगैर नहीं हो सकती। सो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है अखराजात के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये काम अब मुश्किल काम है, ये करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंडिचर और इन चीज़ों को जाहिर है ये मुश्किल काम है, करने पड़ेंगे। अच्छा, मजमूई सा जो एक ओवरऑल कारकर्दगी की रिपोर्ट जमा कराई गई है, जो टारगेट सेट किए गए थे, अपेरेंटली IMF ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने मीट किए हैं, लेकिन ये जो एडिशनल चीज़ें वो देखना चाहते हैं, उससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि क्या कोई फर्दर शराइत, क्योंकि जैसे ये ट्यूबवेल्स के ऊपर सब्सिडीज़ के खात्मे की जो बात है ये तो सामने आई है, उसके बाद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के नुकसानात के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई है, डॉलर वाले मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अखराजात तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रेवेन्यू जनरेशन और अखराजात का बैलेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। और जब से ये हमारा IMF प्रोग्राम एक पहली किस्त हमने ली थी ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की, उसके बाद कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं हुई, और हमें इन्वेस्टमेंट के जो अंदाजे थे कि बहुत ज़्यादा होगी वो हुई नहीं है अभी तक। सो एक तो ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं इस वक्त आलमी मंडी में, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल इन्वेस्टर की, और वो बहुत उनको वो बड़े सस्ते दामों बिक रहे हैं और बहुत हाई रिटर्न मांग रहा है फॉरेन इन्वेस्टर। सो अगर हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है और सारी हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट करना है, तो हमें अपना ये जो रिस्क है, पाकिस्तान का रिस्क जो फॉरेन इन्वेस्टर देख रहा है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का इस्तेकाम होना बहुत ज़रूरी है और एक स्मूथ प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। और अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो है ये बड़ी खुशाइंद बात है, ये इसने बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। स्टॉक एक्सचेंज पर भी उसका अच्छा इम्पैक्ट आया, और जी अच्छा इम्पैक्ट आया है। सो आई थिंक कि अब इनके नजर रखते हुए और इकदाम करने की जरूरत है। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं इकदाम करने की, तो ये डॉलर और रुपए इनका जो मामला है, ये हमें कहा गया जी कि हमने कुछ बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सारे मामला के ऊपर बड़ा सवेर सख्ती से क्रैक डाउन किया गया है, डॉलर का जो मामला है कंट्रोल कर लिया गया है, प्राइसेस को डॉलर की विज़वी रुपी। अब हम फिर देख रहे हैं कि सर कीमत बढ़ती चली जा रही है डॉलर की। तो ये जो इकदाम थे वो इतने शॉर्ट लिव्ड थे, क्योंकि ये बात हम तो पहले से कह रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में शायद ये ट्रांसलेट नहीं होते। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आप मोमेंटरली तो बहुत चीज़ काबू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो आप समझते हैं कि इलीगल मार्केट है वो आप बंद कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा कहीं ना कहीं खुल जाती है, कहीं और से आना शुरू हो जाता है। अगर पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड से स्मगलिंग होती थी, तो अब शायद किश्तियों के ऊपर स्मगलिंग होनी शुरू हो जाए। इसी तरह अगर तेल बॉर्डर से पेट्रोल
आता था ईरान से, अब किसी और रास्ते से लॉन्चों पे आ सकता है। सो जब तक आप बेसिक जो इंसेंटिव्स हैं उनको आप बराबर नहीं करते, उस वक्त तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। तो इंसेंटिव्स ये हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं, अगर आप $1 की इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप तकरीबन 70% टैक्स और दूसरी चीज़ें लगाते हैं, तो वो इंसेंटिव होता है कि उसको अवेड किया जाए और स्मगल किया जाए। सो आई थिंक इसका तरीका ये होता है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस को बहुत कम करें, इसको लिबरलाइज करें, ताकि जो इंसेंटिव स्मगलिंग का है वो ख़त्म हो जाए। सर करंट अकाउंट, लेकिन वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका फिर एक इम्पैक्ट आता है। इंपोर्ट्स की पाबंदियां और इंपोर्ट्स को जो डी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उसका कहा जा रहा है कि एक मस्बत इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, तो फिर वो वहां से जी बात ये है ना कि फिर इंसेंटिव स्मगलिंग का और इंपोर्ट्स करके स्मगल करने का इंसेंटिव बहुत ज्यादा होता है और फिर डॉलर्स सारे उस तरफ चले जाते हैं। अगर वो आप इंसेंटिव खत्म कर देंगे तो फिर डॉलर आपकी इकोनॉमी में आना शुरू होगा, और आपकी इकोनॉमी में जब डॉलर ज्यादा आएगा तो रुपए की कीमत बेहतर होगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी अगर इंपोर्ट्स वाकई आप उनको ये टैक्सेस उन पे कम करते हैं तो उसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल्स में बड़ा बेहतरी आएगी और आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दें या बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएं इंपोर्ट्स पे, तो आपका जो एंटरप्रेन्योर है फिर वो एक्सपोर्ट के बजाय वो डोमेस्टिक चीज़ों में पड़ जाता है और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो बेस्ट ये होता है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस को कम रखें और इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके फिर एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ये तो एक शॉर्ट टर्म में भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगर करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, और जो इसके साथ इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक तल्लक है उसके लिए और कोई तरीका नहीं है अदर देन कि अपनी जो रिस्क लेवल है उसको हम कम करें, पाकिस्तान में एक अमन आए और पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आए कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अच्छी बुनियादों पे चलेगी और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी आएगा और वो महफूज रिटर्न। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और जो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी मईशत के अंदर जिनसे ग्रोथ को और इन चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जाती है, बेहतर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है, उनमें से 1-2 पर तो मैं बात कर सकी, वक्त की कमी थी, किसी और नशिस्त में मजीद तफसील से बात करेंगे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।